शुरू करेंगे हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का सेशन 2, जो कि मेनली बेस्ड होगा लॉस पर जो कि केमिकल रिएक्शन में होते हैं। तो द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं? हमारी जो भी कोई केमिकल रिएक्शन है, मान लो हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट है और वो हमारा बना रहा है प्रोडक्ट, तो कुछ ना कुछ सर्टेन लॉस के बेस पर ये प्रोडक्ट बनाता है, कुछ लॉस को वो फॉलो करता है। तो अपने को वही देखना है कि इस केमिकल रिएक्शन के अंदर कौन से लॉस जो होते हैं वो होते हैं। तो पहला जो लॉ होता है उसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि लेवोइजियर ने दिया था 1789 में। अब ये लॉ क्या कहता है? सिंस कंजर्वेशन ऑफ मास इसके अंदर है, कंजर्वेशन मतलब किसी चीज़ का होना, कंजर्व्ड रहना, और दूसरा है मास, यानी हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज होगा उसके अंदर जो टोटल मास होता है सिस्टम का वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। यानी हम ना तो मास को बना सकते हैं ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी अगर मेरे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन में कराता हूँ तो उसके अंदर मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्या? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, दैट्स इट। ओके, अगला अपन देखें, इस पर एक क्वेश्चन है कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड गुड फॉर ऑल फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब देखो वो हमारा जो लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मास वो कहाँ लगता है और कहाँ नहीं लगता है। वो हर जगह ये लॉ वैलिड है, सिर्फ एक जगह छोड़कर, वो है न्यूक्लियर रिएक्शन। क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में हमारे अंदर क्या होता है? मास की जो है यू चेंज हो जाता है मास एनर्जी के अंदर, इसीलिए न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर ये वैलिड नहीं है, बाकी हर जगह ये वैलिड होता है। ठीक है, अगला है हमारा एक क्वेश्चन है इसी पर कि हाउ मच सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विथ 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड टू प्रोड्यूस 14.35 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड 8.5 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट। तो इस क्वेश्चन के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? रिएक्शन आनी चाहिए। तो मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। हमारे पास AgNO3 जो है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? NaCl के साथ, ताकि क्या बन सके? AgCl बन सके और NaNO3 बन सके, सोडियम नाइट्रेट बन सके। तो AgNO3 का वेट मुझको चाहिए, NaCl उसने बोला है 5.85 है, और हमारे पास AgCl कितना दे रखा है? 14.35, और सोडियम नाइट्रेट दे रखा है 8.5। पक्की बात। हम क्या इसमें फॉलो कर सकते हैं? हम इसमें देख सकते हैं कि जो मेरा मास है रिएक्शन से पहले, यानी रिएक्टेंट का मास है, वो बराबर होगा प्रोडक्ट के मास पर। तो इसको मैं x मान लूँ, नहीं पता तो हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस 5.85 विल बी इक्वल टू 14.35 प्लस 8.5। अब अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँ तो हमारा 14.35 जो है वो 8.5 के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? 22.85 ऐड करके, और 5.85 में इसमें से माइनस कर सकता हूँ, ये इधर जाएगा, ये 5.85 माइनस हो जाएगा, जिससे मेरा आंसर कितना आ जाएगा? अराउंड 17 ग्राम आ जाएगा। तो हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है इसमें क्या है? सी। तो अगर आपको कोई केमिकल रिएक्शन दे रखी है और आपको मतलब सारे ही डेटा गिवन है वेट में, बस एक नहीं है, तो आप ये लॉ लगा सकते हो सिंपली, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि क्या कहता है कि रिएक्टेंट का जो भी मास होगा वो इक्वल होगा किसके? प्रोडक्ट के मासेस के। ठीक है, आगे बढ़े। अगला है हमारे पास कि इफ़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास टू होल्ड ट्रू, यानी वो करेक्ट है, तो हमें बताने 20.8 ग्राम बैरियम क्लोराइड रिएक्शन करेगा 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ताकि 7.3 ग्राम HCl बन सके, एंड बैरियम सल्फेट किसके बराबर होगा? अब एक काम करिए, आप इसको होल्ड करिए वीडियो को, और इसको खुद ट्राई करो। पहले ट्राई, चलो कैसे कर सकते हैं इसको अपन देखते हैं। फिर से रिएक्शन आनी चाहिए, बैरियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा किसके साथ? H2SO4 के साथ, ताकि बन सके क्या? HCl, 2HCl बनेगा, और हमारे पास बैरियम सल्फेट बनेगा। तो जैसे पहले करा वैसे ही अभी करना है। बैरियम क्लोराइड हमारे पास कितना दे रखा है? 20.8, H2SO4 है 9.8, HCl दे रखा है 7.3, और ये नहीं पता तो मैं इसे x मान लूँ। सो 20.8 प्लस 9.8 विल बी इक्वल टू 7.3
प्लस एक्स। ठीक है, अब अगर मैं इनको ऐड करूँ 20.8 प्लस 9.8, ये हमको देगा 30.6 के अराउंड वैल्यू, और 7.3 को मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए इसमें से माइनस करते हैं 7.3, तो इसको माइनस करने से हमारे पास अराउंड आएगा आंसर 23.3 ग्राम। तो ये मुझे वेट मिल गया किसका, बैरियम सल्फेट का, तो इसका आंसर बी होगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो अगला है अपने पास लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रपोजिशन। तो ये जो लॉ है हमारा, ये किसने दिया था, लुइस पाउस ने दिया था। कब दिया था, 1799 में दिया था। अभी लॉ कहता क्या है कि अगर मेरे पास कोई केमिकल कंपाउंड है तो उसके अंदर जो उसकी कंपोजिशन है वो सेम ही रहेगी, चाहे आप उसे कहीं से भी बनाओ या फिर कहीं से भी लेकर आओ। मैंने यहाँ पर एग्जांपल वाटर का लिया। अब वाटर भाई चाहे हमारा चांद पर मिले, चाहे वो किसी पॉन्ड में मिले, या फिर वो बहुत फेमस बिस्लरी की बोतल में मिले, उसका जो फॉर्मूला है वो H2O ही रहना है। ऐसा नहीं चांद वाला H3O हो जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास वेट का अगर मैं रेशियो लूँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, वो कितना आएगा, 1:8 आएगा। तो कभी भी हम देखें वाटर कहीं का भी कहीं से भी लेकर आएँ, उसमें 2H 1 ऑक्सीजन होंगे। अगर मैं वेट का रेशियो लेता हूँ तो वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है और हर एक का मास 1 होता है, और ऑक्सीजन 1 है, उसका मास 16। तो अपने पास इसको रेशियो कितना आ जाएगा, 1:8 आ जाएगा। ठीक है क्लास, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वाटर सैंपल है जो कि सी, रिवर, क्लाउड, लेक और स्नो से दिया गया, और उसमें देखा कि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है जो कि फिक्स्ड रेशियो में है, 1:8 में। तो ये लॉ क्या, ये जो है डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है, कौन सा लॉ इंडिकेट कर रहा है, तो ये जो है ये क्या कर रहा है, डेफिनेट प्रोपोजिशन को कर रहा है। ठीक है, यानी कि आप वाटर को कहीं से भी लाएं उसका कंपोजिशन सेम है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इस पर। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट में 2.4 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड है जिसको रिड्यूस करा हाइड्रोजन से, जिसने क्या दिया, 1.68 ग्राम आयरन दिया। अभी दूसरा एक्सपेरिमेंट है जिसमें 2.7 ग्राम ऑक्साइड ने कितना दिया, 1.89 ग्राम आयरन दिया रिडक्शन पर। तो हमें बतानी है डेटा क्या बताए। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, आपको देखना होता है कि हर एक आयरन ऑक्साइड कितना आयरन दे रहा है पर ग्राम। एक चीज़ों को कंपेयर करने के लिए कम से कम एक डेटा सेम होना चाहिए। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि एक्सपेरिमेंट 1 के अंदर क्या हो रहा है, 2.4 ग्राम आयरन ऑक्साइड जो है वो मुझे दे रहा है कितना, 1.68 ग्राम आयरन। पक्की बात। अब मैं बोल सकता हूँ कि 1 ग्राम आयरन ऑक्साइड दे रहा है 1.68 डिवाइड बाई 2.4 ग्राम ऑफ आयरन। अब जब मैं इसे कैलकुलेट करूँगा तो 1.68 डिवाइड बाई 2.4 आपको दे के जाएगा अराउंड 0.7 ग्राम ऑफ आयरन। यानी कि अगर मैं 1 ग्राम ले लूँ पहला वाला ऑक्साइड तो मेरे को 0.7 ग्राम आयरन मिलेगा। यही एक्सपेरिमेंट को आप दोबारा करिए, और दोबारा क्या करना है, इसके अंदर दूसरे वाले डेटा को यूज़ करना है। तो 2.7 ग्राम अगर लूँ मैं आयरन ऑक्साइड तो फिर मुझे कितना आयरन मिलेगा, 1.89 ग्राम मिलेगा। ठीक है, अब इसको भी कंपेयर करना है तो मुझे 1 ग्राम, कभी भी कोई चीज़ कंपेयर करनी होती है एक चीज़ तो सेम चाहिए। तो अगर 1 ग्राम लूँ तो 1.89 डिवाइड बाई 2.7 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो 1.89 डिवाइड करेंगे हम किससे, 2.7 से, ये आपको देके जाएगा अराउंड, ये भी 0.7 ग्राम देके जाएगा। यानी कि इस डेटा से मैं क्या समझ सकता हूँ, जब दोनों ही मेरे पास 1 ग्राम थे आयरन ऑक्साइड तो दोनों ने ही 0.7 ग्राम आयरन दिया। यानी कि डेटा ये बताता है इसके अंदर आयरन का अमाउंट फिक्स्ड है। सिंस आयरन का अमाउंट फिक्स्ड है तो ये किस लॉ को वैलिड करेगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोजिशन को वैलिड करेगा। समझ में आ गया बच्चों कि अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे इसको डील करना है। ठीक है, चलिए अगला लॉ पढ़ते हैं। तो अगला लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोजिशन, जो कि डाल्टन सर ने दिया था
4 के अंदर। ये क्या कहते हैं कि कोई भी मेरे पास दो एलिमेंट अगर एक से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है, तो वो ऐसा करते हैं कोई सिंपल रेशियो के अंदर। यानी कि इस चार्ट को अगर हम देखें, इस टेबल को अगर हम देखें, तो यहाँ N2 है, N2 है, N2 3 है, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड के बहुत सारे ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बहुत सारे कंपाउंड हैं। तो अगर मैं इसमें नाइट्रोजन को फिक्स कर लूँ, देखो मैं इसमें कभी भी, मैंने तुम्हें बोला था कि कोई चीज़ भी कंपेयर करनी है तो एक चीज़ फिक्स करनी पड़ेगी, तो इसमें नाइट्रोजन का वेट जो है फिक्स कर ले 28 28 28। तो अपन देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का रेशियो अगर मैं निकालूँ तो सिंपल रेशियो निकल कर आएगा। तो इसको अपन बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, ठीक है। इसको पॉज करो और ये नोट्स बनाओ अच्छे, ठीक है, आगे बढ़े। अगला हमारे पास इसी पर एक क्वेश्चन आ गया कि हाइड्रोजन जो है और ऑक्सीजन जो है वो H2O2 बना रहा है मेरे पास, और क्या बना रहा है, H2O2, एक हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है और एक वाटर है। अभी क्या है इसके अंदर 5.93 और 11.2% हाइड्रोजन है दोनों के अंदर। पहले वाले में 5.93, दूसरे वाले में 11.2% है। तो अभी ये हमसे कह रहा है कि कौन सा लॉ को फॉलो करेगा। देखो अगर मैं कंपाउंड 1 देखूँ जो कि मेरे पास क्या है H2O2, और दूसरा मेरे पास कंपाउंड क्या है H2O, और मैं इसके अंदर हाइड्रोजन देखूं कि सेम है, तो मैं अगर मैं इनमें इसका रेशियो निकालना चाहूँ तो मेरे पास ऑक्सीजन का रेशियो क्या आएगा, ऑक्सीजन इन H2O2 डिवाइड बाय ऑक्सीजन इन H2O। ऐसा अपन तब करें जब हाइड्रोजन सेम है। यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 है, तो सिंपल रेशियो बन गया, ठीक है। यानी ये कौन सा लॉ फॉलो करेगा, हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, ठीक है बच्चों। समझ में आया क्वेश्चन को कैसे डील करना होता है। अगला है कि आयरन फॉर्म 2 ऑक्साइड्स, आयरन 2 ऑक्साइड बना रहे हैं। पहले के अंदर क्या है 56 ग्राम का ऑक्साइड है। द आयरन इज फाउंड टू बी कंबाइंड विथ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, एंड इन सेकेंड ऑक्साइड 112 ग्राम है, जिसके अंदर आयरन जो है कंबाइन हुआ है किसके साथ, 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। अब ये डेटा किसको सेटिस्फाई करना है हमको ये बताना, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे अपन, ठीक से देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास पहला ऑक्साइड 56 ग्राम है और दूसरा ऑक्साइड कितना है 112 ग्राम है। पहले वाले में ऑक्सीजन कितना है 16 और दूसरे वाले में कितना है 48। फिर मैंने आपको बोला अगर आपको इसको कंपेयर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से कोई एक चीज़ को सेम रखना पड़ेगा। तो 56 ग्राम वाले के अंदर कितना है 16 ग्राम है मेरे पास ऑक्सीजन, और 112 वाले के अंदर मेरे पास कितना है, ग्राम ऑक्साइड के अंदर कितना ऑक्सीजन है 48 ग्राम है। अब तुम ये सोचो कि कैसे भी इनमें से कोई एक डेटा सेम करना है। तो मैं ये मानता हूँ ग्राम ऑक्साइड जो है मेरे पास, आयरन जो भी ऑक्साइड्स हैं इन दोनों को सेम करता हूँ। तो इसको 56 करने के लिए क्या करूँगा, मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो इसे भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा 56 ग्राम ऑक्साइड, इसके अंदर कितना ऑक्सीजन निकलेगा 24 ग्राम। अभी ये तो अलग निकल गया पहले वाले से, ये पहले केस में अलग है, दूसरे केस में अलग है, यानी अलग अलग ऑक्सीजन का अमाउंट है। यानी कौन सा फॉलो करेगा हमारे पास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करेगा। पक्की बात। अगला देखें। अगला है हमारे पास कुछ डेटा गिवन है जो कि डाइनाइट्रोजन और डाइऑक्सीजन का मास गिवन है। अब अपने को क्या बोल रहा है कि विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज ओबेड बाय द अबव एक्सपेरिमेंट। देखो नाइट्रोजन 14 रखा, ऑक्सीजन 16 है, नाइट्रोजन 14 रखा, डाइऑक्सीजन 32 हो गया। दूसरे केस में 28 रखा, 32 है, 28 रखा, 96 हो गया। यानी कि अगर मैं मास सेम रखूं तो ऑक्सीजन का अमाउंट अलग अलग है। तो सिंपल है, ये कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, ठीक है क्लास। तो ऐसे क्वेश्चनों को डील करना है। चलो ये वाला आप करके देखो कैसे करना होता है। स्क्रीन को पॉज करो और आराम से इसको ट्राई करो। कर लिया ट्राई, ठीक है। देखो मैंने फिर से वही बोला, अगर आपको कंपेयर करना है देन यू हैव टू अरेंज एटलीस्ट वन डेटा बाय सेम वैल्यू। तो हमारे पास
3.5 ग्राम येलो ऑक्साइड दे रखा है, ठीक है। तो येलो ऑक्साइड के अंदर कितना लेड है, 3.21 ग्राम। लेड का फॉर्मूला क्या होता है, Pb। अब इस 3.45 को कंपेयर करने के लिए मैं 1 ग्राम बना दूं, तो 1 ग्राम येलो ऑक्साइड के अंदर कितना मेरे पास Pb होगा, 3.21 डिवाइड बाय 3.45, ये 0.9 समथिंग जाएगा। तो 3.21 डिवाइड बाय 3.45, ये डेटा आएगा अराउंड अपने पास 0.93 ग्राम लेड। पक्की बात। अभी बी एक्सपेरिमेंट में देखते कि बी ऑक्साइड कैसा है। तो 1.195 ग्राम ऑफ ब्राउन ऑक्साइड के अंदर कितना है अपने पास लेड, 1.035 लेड, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ कि 1 ग्राम के अंदर कितना होगा। 1 ग्राम के अंदर निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, 1.035 को डिवाइड कर देंगे किससे, 1.195 से। पक्की बात। अभी अपन देखते हैं कि इसको डिवाइड करने के बाद कितना आता है। तो 1.195 से अगर मैं डिवाइड करूं तो ये डेटा कुछ अराउंड 0.866 जा रहा है। मैं इससे क्या एनालाइज कर सकता हूँ, इन दो ही एक्सपेरिमेंट्स में एनालाइज कर सकता हूँ कि मेरा लेड का अमाउंट दोनों के अंदर अलग अलग है। अगर लेड का अमाउंट अलग अलग है यानी कि ये कंपाउंड भी सेम नहीं, अलग अलग है, सिंपल रेशियो में होगा, तो इनमें से कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन होगा अपने को करना। अगला लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन काफ़ी जगह आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। रिचर्ड ने दिया था 1792 में। अभी लॉ क्या कहता है कि अगर मान लो मेरे पास दो एलिमेंट है ए और बी, ठीक है। जैसे इसके अंदर मैं क्या देख रहा हूँ, जैसे मान लो मेरे पास है दो एलिमेंट यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन, ये दो एलिमेंट है। अगर वो सेपरेटली फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सी के साथ रिएक्ट करते हैं, अगर वो किसी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सी के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो किस में करेंगे, सिंपल रेशियो, सेम रेशियो में करेंगे। चलो मान लेते हैं कि मेरे पास अभी जो है कार्बन है। अब मैं इस कार्बन का अमाउंट फिक्स रख लेता हूँ कि भाई ये 12 ही है, अब ये 12 ही रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तब मेरे पास कितना क्या कंपाउंड बनाता है मिलने के बाद, CH4 बनाता है। अब ये हाइड्रोजन कितना यूज़ हो गया, 4, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तब भी ये 12 ही होगा, ठीक है। मगर ऑक्सीजन कितना लगेगा, 32 लगेगा। और जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करेंगे तब ये कितना होगा, 16 और 2, ठीक है। यानी कि जब मेरा कार्बन हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे थे तब इनका रेशियो कितना आ रहा था, 12/4, ठीक। और ऑक्सीजन और कार्बन रिएक्शन कर रहे थे तो इनका कितना आ रहा था रेशियो मेरे पास, 32/4, सॉरी 12। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 8 जा 32, 8 आएगा। आप डायरेक्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो निकालोगे तो वो कितना आएगा मेरे पास, तो वो कितना है 16/2, वो भी कितना आएगा, 8 ही आएगा। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल क्या कहता है, दोबारा बोल देता हूँ। अगर कोई दो एलिमेंट एक फिक्स्ड रेशियो C के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये जो आपस में रिएक्ट हो रहे हैं इनका रेशियो सिंपल रेशियो का, समझ में आया। यानी जो मास इनका ये 32 और 4 जो है इसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो सिंपल रेशियो देगा और ये भी आपस में इसी रेशियो में रिएक्ट करेंगे। ये कहना है हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है। ये 3 एलिमेंट होने चाहिए। अगर तुम्हें पहचानना है ना किसी क्वेश्चन में ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल लग रहा है या नहीं, तो ये फिक्स है कि ये 3 एलिमेंट्स की बात करेगा, इससे ज़रूर पहचान सकते हैं अपन, ठीक है। और अगर बहुत सारे ऑप्शन में 3 एलिमेंट हैं तो अपन इसे रेशियो से चेक कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो जैसे कि ये है, इसमें मैं देख सकता हूँ सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो ये आंसर हो नहीं सकता। NaCl NaBr Na ये 4 हो गए, ये भी नहीं हो सकता। इसके अंदर 3 हैं लेकिन हाइड्रोजन एक ही बार कंपाउंड बना रहे, दोनों बार नहीं बना रहे, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देख, इसमें CH2 और CO2, मैं बोल सकता हूँ कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कार्बन से के साथ सल्फर और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं तो अपने पास एक नया प्रोडक्ट बन गया, तो ये फॉलो करेगा। और तुम इसमें रेशियो निकालोगे तो वो भी रेशियो सेम आएगा, ठीक है क्लास। आगे बढ़े अपन। हाँ, अगला लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, ठीक है। तो गैसेस वॉल्यूम के अंदर अपने पास क्या आता है, किसने दिया था, केलुसैक सर ने दिया था 1808 के अंदर। बहुत सिंपल सा रेशियो। इसके अंदर क्या है,
कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ गैस रिएक्ट विथ ईच अदर इन सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, यानी वो आपस में ही सिंपल रेशियो में रिएक्ट करते हैं। फॉर एन एग्जांपल N2 हमारा किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है ताकि अमोनिया बन सके। अब ये एक बैलेंस रिएक्शन है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 लीटर नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है 3 लीटर हाइड्रोजन के साथ ताकि क्या बन सके, 2 लीटर अमोनिया बन सके। ठीक है, तो इस तरीके से ये नॉर्मली मेरे पास गैसेज जो है एक सिंपल रेशियो में रिएक्ट करती हैं, बट कंडीशन क्या है, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। चलिए आगे इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मच अमोनिया विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 3 लीटर हाइड्रोजन एट STP। तो इसके लिए अपने को रिएक्शन पता होनी चाहिए हाइड्रोजन से अमोनिया बनने की। रिएक्शन क्या है कि N2 हाइड्रोजन से के साथ रिएक्शन करता है ताकि क्या बनता है, उससे 2 मोल अमोनिया बन सके। ठीक है, अब देखो इसने बोला 3 लीटर ऑफ हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर ये 3 लीटर है, तो ये कितना होगा, 1 लीटर होगा सिंपल रेशियो के अकॉर्डिंग, और ये कितना होगा, 2 लीटर होगा। तो इसका आंसर कितना हो गया सिंपली कि 2 लीटर अमोनिया अपने पास बनेगा। तो आपको कोई रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद उसके आगे के नंबर से उसे जज करते हुए प्रोडक्ट आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगला लॉ क्या है अपने पास, एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई भी गैस है जिसका टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, सेम है, और अगर उसका वॉल्यूम भी सेम निकल जाता है, तो वहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वो क्या होंगे, सेम। तो अपन इसमें क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या n नंबर ऑफ मोल्स। तो अपन लेटर ऑन पढ़ेंगे इसके बारे में, और हम एक इक्वेशन बना सकते हैं V2/V1 इक्वल टू N2/N1। पक्की बात। देखो अब इस पर क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम बाय 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों 1 मोल दे रखे हैं अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो हमारे पास इनमें वॉल्यूम क्या होगा रेशियो, वो अपने को बताना है। वॉल्यूम में देखो नंबर ऑफ मोल सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, प्रेशर भी सेम है, तो अपना नंबर ऑफ मोल्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वो भी सेम हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या आएगा, ए, दोनों का 1:1 होगा। ठीक है, नहीं तो फॉर्मूला रख के देख लेते हैं, V2/V1 इक्वल टू N2/N1, नंबर ऑफ मोल्स दोनों का 1:1 है, तो आ गया मेरे पास 1:1। ठीक है, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन ट्राई करो, एक बार पॉज करो स्क्रीन को, उसको ट्राई करो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रेजेंट इन अ कंटेनर इज, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपने पास होंगे, ये पूछ रहा है कितने होंगे अगर ये बोला गया कि हाइड्रोजन 5 मोल है। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि ना डबल साइज कंटेनर, यानी हाइड्रोजन डबल साइज कंटेनर में है, टेम्परेचर और प्रेशर सेम है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, मेरे को निकालना है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। अभी नंबर ऑफ मोल्स तो दिया नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो तो पूछा है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। पक्की बात है। अभी ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपका जो हाइड्रोजन का कंटेनर है वो डबल है, तो अगर मैं VCO2 को V लिख दूँ तो मैं VH2 को 2V लिखूँगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास क्या हो जाएंगे, ये अपने को निकाल लें, इसको x मान लेते हैं, और NH2 अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो V से V कट गया, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/2 हो जाएगी। पक्की बात, यानी कि मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा, 2.5 मोल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बहुत इजी क्वेश्चंस इस लॉ पर बन सकते हैं, जो कि नीट लेवल पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, ओके, तो क्लास यहाँ पर हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। अभी अपन नेक्स्ट सेशन के लिए वेट करते हैं। ठीक है, अगला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से अच्छा खासा चैप्टर शुरू हो जाएगा।